छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हाय, मैं हूं अभिनव और ये है पीडीएम अभिनव, माने कि प्लीज डोंट माइंड अभिनव, जहां पे मैं करने वाला हूं रिव्यू छावा का। देखिए, छावा मूवी रिव्यू में तो मैं कुछ ऐसा नया नहीं बोलूंगा जो आपने पहले से सुन नहीं रखा होगा। बस कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में जो चल रहे खूब सारे ख्याल होंगे जो अब तक आपने मूवी को देख के फील किया होगा, उसको मैं थोड़ा सा अपनी एक भाषा दे सकूं, उसको अपना एक वर्बोस दे सकूं। जैसा कि हम सब लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि ये मूवी में बहुत सारे कमाल के एक्शन सेट पीसेस देखने को मिलेंगे, कमाल का सेट डिजाइन देखने को मिलेगा और विकी कौशल की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। क्या ये मूवी में था? ऑफ कोर्स। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं था, इसके साथ ही एक बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस नॉट ओनली बाय विकी कौशल बट बाय द एंटायर कास्ट इटसेल्फ। इनफैक्ट इसमें जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मेरे को पर्सनली लगी अपार्ट फ्रॉम विकी कौशल, वो लगी मेरे को अक्षय खन्ना जी की और दूसरा विनीत सिंह जी की। अक्षय खन्ना जिन्होंने प्ले किया रोल एक बूढ़े कमजोर औरंगजेब की और विनीत सिंह जी की जिन्होंने प्ले किया कवि कैलाश जी को। तो सबसे पहले हम इस फिल्म की राइटिंग के बारे में बात करते हैं। छावा की जो कहानी है वो एक डायरेक्ट अडेप्टेशन है फ्रॉम द बुक फ्रॉम द सेम नेम छावा। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरीके से जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जब वीर गति को प्राप्त हो चुके थे तो उनके ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज कैसे एक मुगलई सल्तनत के सामने एक दीवार, एक ढाल बन के खड़े रहे थे। औरंगजेब के जो मंसूबे थे कि किस तरीके से सबको जबरदस्ती फोर्स करके कन्वर्ट करके किस तरीके से वो मुगलई सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान के ऊपर फैलाना चाहते थे, पर उनके वो मंसूबे उस रफ्तार से पूरे नहीं हो पाए और ना ही पूरी तरीके से पूरे हो पाए क्योंकि उनके सामने खड़े हुए थे छत्रपति संभाजी महाराज। इस फिल्म के साथ जो मेरे को बहुत एक तरह का डर लग रहा था वो ये लग रहा था कि जब भी ये फिल्म रिलीज होगी तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमें इसके अंदर सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज का बस वो साइड देखने को मिलेगा जिसमें वो बस वॉर लड़ रहे हैं, जिसमें वो बैठ के मतलब अपने पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपने बल दिखा रहे हैं। पर कमाल की बात तो ये है कि जितना ध्यान इस पूरी फिल्म ने उनका बल दिखाने पे दिखाया है, उतना ही ध्यान उनकी बुद्धि दिखाने पे भी दिखाया है कि कितने वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, कि किस तरीके से उनके पास कम आर्मी होने के बावजूद भी उनके अंदर की जो हिम्मत थी, उनके अंदर की जो ताकत थी कि एक बहुत छोटी आर्मी के साथ भी वो मुगलई सल्तनत के ऊपर भारी पड़ रहे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स को इतनी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है इस पूरी फिल्म के अंदर कि आपको लगता है कि हाँ, अगर इस तरीके से कोई इंसान अगर चीजों को स्ट्रैटेजाइज करेगा तो ऑब्वियसली वो सामने वाले के ऊपर भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और कमाल की बात तो ये है कि इस फिल्म में एक सॉफ्टर साइड ऑफ अ किंग भी दिखाने की कोशिश करी है कि चाहे वो कितने ही बलशाली क्यों ना नजर आए, चाहे उनमें कितनी हिम्मती और साहस क्यों ना दिखाई दे, पर वो कहते हैं ना, कमरों की चार दीवारी के अंदर जब वो पल के नीचे होती हैं, जब आंखों के सामने अंधेरा छाता है तो एक डर भी अंदर होता है। इस तरह का डर उनके में दिखता है उन सीन्स में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब सो रहे होते हैं और उनको हमेशा एक फ्लैशबैक्स आते हैं अपने बचपन के। उन्हें ऐसा लगता है अंदर से कि जैसे वो बच्चे हों जो कि खो गए हों, जिन्हें अभी भी गाइडेंस की जरूरत हो। और ये बहुत ही लाजमी है क्योंकि जब इंसान इस पावरफुल मुकाम पे होता है, जब एक इंसान के पास इतनी पावर होती है तो थोड़ा सा डर होना, थोड़ा संकोच होना बड़ा लाजमी होता है। आफ्टर ऑल छत्रपति संभाजी महाराज को फिट इन करना है इन द शूज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। फॉर अ डायरेक्टर लाइक लक्ष्मण उतेकर, जो कि इससे पहले बहुत ही हार्डकोर ड्रामा या कॉमेडी मूवीज बनाते थे, उनकी ये पहली एक्शन मूवी थी। और किस तरीके से उन्होंने इसमें पूरे एक्शन को कोरियोग्राफ करा, किस तरीके से एक्शन को पिक्चराइज करा, किस तरीके से उन्होंने इमेजिन करे वॉर को, that was so realistic, so grounded and so effective and so good to see on screen। ये दिखाना कि कैसे आपकी जब पूरी प्रजा या पूरी सेना एक बहुत ही क्लोज्ड एरिया में होती है तो किस तरीके से ऐसा लग रहा होता है कि पता ही नहीं चल रहा होता, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि ये इसके सोल्जर्स हैं, उसके सोल्जर्स हैं, बट उसके बीच में भी लड़ाई चल रही है, लोग दब के भी एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। दैट शोज द वेरी इमेजिनेशन ऑफ अ डायरेक्टर। उन्होंने दूसरे फिल्मों के वॉर सीन्स नहीं कॉपी करे हैं,
उन्होंने देखा कि अगर यार इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में कभी लड़ाई हो रही होगी, अगर इन छोटी-छोटी गलियों के बीच में अगर लड़ाइयाँ हो रही होंगी तो किस तरह की लड़ाई हो रही होगी? कितना ज़्यादा आप हाथ स्प्रेड कर सकते हो? क्या आपका हाथ इतना भी ऊपर स्ट्रेच कर सकता है? क्या इतना भी आगे जा सकता है? नहीं जा सकता तो ऐसे ही चाकू जाएगा, ऐसे ही तलवार जाएगी। इसी के बीच में से आपको कैसे लड़ना होगा? ये वाली चीज़ को पिक्चराइज़ करना, इस चीज़ को इमेजिन करना, दिस दिस इज़ वेरी न्यू फॉर इंडियन सिनेमा। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर showing war in Indian cinema as well itself, because हम लोगों को लगता है वॉर मतलब ये बहुत ही ग्रैंड स्केल में शूट हो रही हैं चीज़ें, बहुत ग्रैंड लेवल पे चीज़ें पिक्चराइज की जा रही हैं। इसमें ग्रैंडनेस कैसे क्लोज स्पेस के अंदर एक ग्रैंडनेस दिख सकती है, ये इस पिक्चर के अंदर बहुत ही कमाल तरीके से दिखाया गया है। अब मैं डायरेक्शन से बढ़ना चाहूंगा दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, एक्टिंग के बारे में। सबकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी, पर मैं डायरेक्शन के बाद ही क्यों जाना चाहता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं क्रेडिट डायरेक्टर को ही क्यों देना चाहता हूँ एक्टिंग में, वो इसलिए कि उन्होंने कितनी कमाल तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए होंगी सब लोगों को। बड़ा आसान होता है लोगों के लिए ना, जब भी इस तरह के हिस्टोरिकल एपिक्स आप इंसान बना रहा होता है तो एक इंसान बहुत आराम से एक्ट कर सकता है कि अरे भाई मैं एक मुगल एम्परर हूँ। अब मुगल एम्परर हूँ तो क्या मतलब, मैं अपनी आंखों के नीचे बहुत ही थोप के सूरमा लगा लूंगा, आंखें नीचे करके करके खूब बड़े बड़े उर्दू के शब्द बोलता रहूंगा और जी हो गया, बन गया मैं औरंगजेब, बन गया मैं अकबर, है ना। अब तक मूवीज एंड टीवी शोज में तो हम यही देखते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज होंगे तो एकदम स्टिफ, पूरे टाइम एकदम स्टिफ 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 से ही रहेंगे वो, ठीक है, हमेशा वो एकदम कहते हैं ना वीर रस के मोड में ही होंगे। पर कैसे हमारे डायरेक्टर ने ये मेक श्योर किया कि अगर वो संभाजी महाराज हैं, अगर वो औरंगजेब हैं, तो वो है औरंगजेब, तो वो है संभाजी महाराज। उन्हें पूरे टाइम इतना अपने ऊपर ये भार लेके एक्टर्स को इस तरीके से नहीं परफॉर्म करना है कि वो संभाजी महाराज हैं, वो एक राजा है, वो एक छत्रपति हैं, वो एक इंसान है। ये वाली चीज मेक श्योर करना कि आपके एक्टर्स इतने बर्डन ना हो उस इमेज को लेके कि वो एक कैरिकेचर के तौर पे सामने नजर आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की होती है एंड लक्ष्मण उतेकर हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन डूइंग दैट, कि उन्होंने अपने एक्टर्स को वो बोझ फील नहीं होने दिया कि वो कोई औरंगजेब है या फिर वो कवि कैलाश है या फिर वो छत्रपति संभाजी महाराज है। इस चीज का भार नहीं फील होने दिया हमारे डायरेक्टर ने, और ये बहुत ही कमेंडेबल एस्पेक्ट होता है ऑफ डायरेक्टिंग अ फिल्म, ऑफ एक्टिंग इन इटसेल्फ। फिर मैं बात करना चाहूंगा सिनेमाटोग्राफी के बारे में, जो कि करी थी सौरभ गोस्वामी जी ने। सौरभ गोस्वामी जी का आपने एक और काम रिसेंटली देखा होगा, पाताल लोक सीजन 2 में। और जब मैं ये वाली बात जानी कि पाताल लोक सीजन 2 भी इन्होंने करा है, तो इससे साफ पता चलता है कि कहाँ से उनको इतनी कमाल की समझ है एक्शन शूट करने की, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन शूट किया गया है इस फिल्म में, दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। स्पेशली वो मूवमेंट जब छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में 2 तलवारें होती हैं और वो घूम घूम के अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं, वो इतना कमाल का सीन है। मतलब वो टू शूट इट फ्रॉम अ टॉप एंगल एंड टू शो इट इन दैट वे, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऊपर से जो क्लोज कॉम्बैक्ट सीन्स हैं, क्लोज कॉम्बैक्ट सीन्स के अंदर आपको ना अपना कैमरा बहुत ज्यादा शेकी ना बनाना, एकदम ही अपने ना एक्टर के मुंह में मत घुसेड़ दो आप उठा के कैमरा। वो वाली जो चीजें जो KGF में करी गई थी, वो चीजें इसमें नहीं करी गई हैं, और ये वाली चीज मुझे बहुत पसंद आई कि पूरा कैमरा एकदम मुंह में नहीं घुसेड़ दिया है, मौका दिया है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तब भी है, चाहे जितना क्लोज चला जाए, चाहे एक्टर्स कितने पास क्यों ना खड़े हो, चाहे कितना ही टसल क्यों ना चल रहा उनके बीच में, पर फिर भी ना एक्शन समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यू कैन सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। सो एंड दैट स्मार्टनेस, दैट अवेयरनेस ऑफ स्पेस, इवन व्हेन यू वांट टू शो दैट देयर इज नो स्पेस, नाउ दैट इज स्मार्ट सिनेमाटोग्राफी। फिर मैं बात करना चाहूंगा सेट डिजाइनर अमित रे के बारे में। अमित रे जी का काम आपने बहुत बार देख रखा होगा, इनफैक्ट आपने जितनी हिस्टोरिकल एपिक्स देखी होंगी शायद उन सारी फिल्मों में उनका काम रहा होगा। चाहे आप वो ले लीजिए गंगूबाई काठियावाड़ी, चाहे आप वो ले लीजिए सैम बहादुर, और चाहे ले लीजिए आप ये छावा। उनका पोर्टफोलियो देख के समझ में आता है कि उनकी कितनी अच्छी विजुअल सेंस है। उनको समझ में आता है कि भाई मेरे को अगर कोई भी चीज़ दिखानी है, जैसे अगर मुझे मराठा साम्राज्य दिखाना है तो मुझे पूरी तरीके से रंग नहीं देना है कि वहां पे एकदम लाल 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 रंग होगा, नहीं।
और अगर मेरे को यहाँ पे मुगल सल्तनत दिखानी है तो ये जबरदस्ती का ब्लैक नहीं दिखा देना है, हर तरफ मेरे को नक्काशी नहीं दिखानी है पर एक लिमिट में, यू नो एक यू नो एक सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, एक समझ होनी चाहिए कि किस चीज को कितनी मात्रा में दिखाना है। ये वाली चीज की समझ होना, ये एक अच्छे प्रोडक्शन डिजाइनर की क्वालिटी है। एंड अमित रे शोज दैट कि वो बताते हैं कि यार दिस इज नॉट अ संजय लीला भंसाली फिल्म, चीजों को ग्रैंड तो दिखाना ही दिखाना है पर थोड़ा सा सटल भी, वो सटलनेस इवन व्हेन यू वांट टू शो थिंग्स ग्रैंड, नाउ दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोडक्शन डिजाइनर। एंड लास्ट में बात करना चाहूंगा द हीरो ऑफ दिस फिल्म, डीए लैब्स। भाई डीए लैब्स ने क्या तो काम करा है भाई, इतना कमाल का मेकअप जॉब किया है भाई सारे एक्टर्स का, स्पेशली अक्षय खन्ना। भाई अक्षय खन्ना के ऊपर आई डोंट नो टिल व्हाट एक्सटेंट वीएफएक्स हैज बीन यूज्ड, एट टिल व्हाट एक्सटेंट मेकअप हैज बीन डन, बिकॉज जिस तरीके से उनकी जॉ लाइंस बाहर आ रही थी, जिस तरीके से वो बाल थे, हमने बाल इससे पहले मैंने उनके देखे थे सेक्शन 375 में, जो अक्षय खन्ना जी के जिसमें बाल थे, उसमें साफ पता चल रहा है इट वाज अ विग। इसमें नहीं पता चल रहा था, इसमें पता चल रहा है कि भाई यू नो यहाँ पे नेचुरली बाल हैं, नेचुरली बाल मतलब स्कैल्प के साथ जुड़े होंगे तो ऐसा होगा। अगर आपकी स्किन ऐसी है तो आपकी स्कैल्प किस कलर की होगी, वो चीज़ की समझ होना कि आपकी स्कैल्प और आपकी नॉर्मल स्किन सेम लगे, and that's a good quality of a good makeup artist. Any which way, it's a very important film for everyone to see. Not because कि ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट थी, नहीं, it is more than that. मुझे एज अ मैन जब मैं वहां पे अंदर था, एक मर्द के तौर पे जब मैं मूवी देख रहा था ना, मेरे को एक बार के लिए एक बात ऐसी अंदर से फील हुई कि यार अ मैन हैज टू लिव फॉर समथिंग ग्रेटर। मे बी जब एक इंसान बहुत शैलो रीजंस के लिए जीता है ना भाई, तो मौत या जिंदगी एक ही बात है। जैसे औरंगजेब की कहानी थी, उसको सिर्फ सबसे बड़ा इंसान बनना था, बन भी गया, पर क्या फायदा, तड़प तड़प के मरा है भाई। जो उसकी एक्चुअली में जब आप कहानी पढ़ते हो, ही डिडंट लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। क्या जिंदगी है यार, बच्चे इज्जत नहीं करते तुम्हारी, मौत का तुम्हारे जश्न मनाया जाता है, क्या जिंदगी है ये। अ मैन हैज टू लिव फॉर समथिंग ग्रेटर, फॉर अ ग्रेटर आइडियोलॉजी, नाउ दैट्स अ फुलफिलिंग लाइफ। और जब आप एक ग्रेटर आइडियोलॉजी के लिए जीते हो, तब आप एक पूरी जिंदगी जीते हो, तब आप एक मीनिंगफुल जिंदगी जीते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी सल्तनत की जीत के लिए नहीं जीते थे, वो एक सोच के लिए जीते थे। इसलिए उनको जो मौत भी मिली, उन्होंने उसको इतनी खुशी खुशी एक्सेप्ट करा, उस हिम्मत के साथ एक्सेप्ट करा कि उन्हें पता था कि यार मैं जिस तरीके से जो मैंने जिंदगी जी है, अब जो मेरी मौत होगी ना, वो इतनी ही ग्रैंड होनी चाहिए कि मेरी मौत भी एक मिसाल बन जाए हर इंसान के लिए। तो मैंने उस वक्त हॉल में जब वो मूवी खत्म हुई, मैंने रियलाइज करा कि यार आई नीड समथिंग बिगर फॉर माई सेल्फ। This life that has been given to me, I have to live for something bigger. And maybe that is what this movie also tries to tell you, that a great death comes when you lived a great life. And a great life is only lived when you live it for a purpose, which is bigger than yourself, bigger than your family, bigger than your society, bigger than your community. It is for something bigger. What that is for you to find out. That is for me to find out. That can be different for you, that can be different for me. पर उस वजह के लिए जीना ही बस जीना है, वरना मौत और जिंदगी दोनों ही एक समान है।